एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हयाटो घर से बाहर जा रहा होता है और वो अपने तीनों भाइयों से कहने लगता है, मैंने तुम लोगों के डिनर के लिए स्टू बनाया है, तो बस इसे पहले गर्म करना याद रखना, और फ्रिज में सैलेड भी है, इसीलिए इसे खाना मत भूलना। तुम्हें कोटोस से कहने लगता है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं, तो चिंता मत करो। और गाकुटोस से कहने लगता है, हमारे बारे में चिंता मत करो और बस कुछ मजाक करना सुनिश्चित करो, और आप अपने रियूनियन का वेट कर रहे हैं, है ना। और फिर हयाटो अपने घर से निकल जाता है और वो भागते हुए कह रहा होता है, आज मैं अपने हाई स्कूल रियूनियन में जा रहा हूँ और मैंने अभी कुछ साल पहले ही काम करना शुरू किया है, और ऐसे बहुत से क्लासमेट्स हैं जिन्हें मैंने ग्रेजुएशन के बाद से नहीं देखा है, और मैं हर दिन काम में और अपने भाइयों की देखभाल में बिजी रहता हूँ, इसीलिए मैं आज कुछ देर के लिए अपने हाई स्कूल के दिनों को फिर से जीने के लिए व्याकुल हूँ। और फिर हम तीन लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में कह रही होती है, मैंने सुना है कि आज यूजुकी यहाँ है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो दूसरी लड़की उससे कहती है, ऐसा नहीं लगता। ये सुनकर वो लड़की कहने लगती है, इसका मतलब है कि अभी भी मौका है ना। और तभी तीसरी लड़की कहने लगती है, मुझे याद है कि उसने हाई स्कूल में ईदा को डेट किया था, पर उनका ब्रेकअप क्या हो गया, और वो तीनों आपस में ऐसे ही बातें कर रही होती हैं। और फिर हम एक मिया नाम के बंदे को देखते हैं जो कि हयाटो को आवाज लगाता है और वो उससे कहने लगता है, फाइनली तुम मुझे मिल गए और मुझे लगा कि आज तुम नहीं आओगे। और तभी वहाँ पर दो बंदे और आ जाते हैं जिनमें से एक का नाम टोयामा होता है और दूसरे का नाम मोरियो का होता है, और वो तीनों बंदे हयाटो के क्लासमेट्स होते हैं। और मोरियो का उन दोनों से कहने लगता है, क्या तुम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में गए थे। तो मिया उससे कहने लगता है, हाँ हमने एक दूसरे को बहुत बार देखा, इसीलिए हमारे बीच कोई रियूनियन जैसा नहीं है। तो ये सुनकर हयाटो भी हाँ कहता है और अपने और क्लासमेट्स को देख के कहने लगता है, हर कोई बहुत बदल गया है ना, और ये वास्तव में आपके समय बीतने का एहसास कराता है। ये सुनकर तोयामा उससे कहने लगता है, क्या तुम्हें अब भी सेकीगुची याद है। तो हयाटो उससे कहता है, हाँ वो काफी शांत था, है ना। और तोयामा उसे बताता है, मैंने सुना है कि वो अब कंपनी प्रेसिडेंट है। तो ये सुनकर हयाटो कहने लगता है, वो अमेजिंग है और वहाँ सचमुच ऐसे लोग हैं। और तभी मिया उससे कहने लगता है, देखो वो वहीं पर है और वो सचमुच बहुत अच्छे ढंग से हाय कहने के लिए आया, इसीलिए मैं पहले तो उसे पहचान नहीं पाया। और क्या लड़कियां कुछ ज्यादा ही उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, और मुझे डेफिनेटली याद है कि वही लड़कियां उसे हाई स्कूल में घटिया कहती थी, और पैसे की फुल पावर के आगे हम पावरलेस हैं, और एडल्ट होना कठिन है, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, आखिरकार तुम एक टीचर हो। और तभी वहाँ पर वही तीन लड़कियां आ जाती हैं और वो कहने लगते हैं, यूजू की एक टीचर है, और वो हयाटो से कहने लगते हैं, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई और तुम कैसे हो। तो हयाटो उनसे कहने लगता है, मैं अच्छा कर रहा हूँ। और उन्हें देखकर मिया मोरियोका से कहने लगता है, कौन है भी और क्या भी हमारी ही तरह सेम क्लास में थी। तो मोरियोका उससे कहने लगता है, नहीं भी नहीं थी, हालांकि जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब मैंने उनमें से एक के साथ क्लास की थी। तो मिया उससे कहने लगता है, समझ गया, तो फिर उन्हें हयाटो के सीक्रेट फैन क्लब में होना ही चाहिए, और समय बीतने से निश्चित ही लोग साहसी बनते हैं, है ना। और तभी हयाटो उन सभी से कहने लगता है, अब हर कोई क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तोयामा उसे बताता है, मैं बस एक साधारण व्हाइट कॉलर वर्कर हूँ। और मोरियोका कहता है, मैं भी। और उन लड़कियों में से एक लड़की बताती कि मैं एक एडमिन के रूप में काम करती हूँ, लेकिन मेरे सभी सेनपाई बहुत डरावने हैं। और फिर दूसरी लड़की कहने लगती है, मुझे वास्तव में अपनी कंपनी की ड्रिंकिंग पार्टीज में जाना पसंद नहीं है। और तभी तीसरी लड़की कहने लगती है, शायद हम किसी वंडरफुल व्यक्ति से टकराएंगे। और वो तीनों लड़कियां साथ में कहने लगती है, एक लड़की सपना देख सकती है। और तभी मोरियो का कहने लगता है, काम कठिन है लेकिन बोनस पाने में सक्षम होना निश्चित रूप से अच्छा है। तो ये सुनकर तोयामा हाँ कहता है और वो उससे कहने लगता है, तुम इसके साथ क्या करते हो, क्या तुम इसे बचाते हो। मोरियो का उससे कहने लगता है, नहीं, और मैं इसका यूज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ विदेश जाने के लिए करूंगा, और दरअसल हम शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सुनकर हयाटो चौंक जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है, किसी तरह उन्हें बातें करते सुनकर ऐसा लगता है जैसे अब हर कोई सचमुच बड़ा हो गया है, और जब हम हाई स्कूल में थे तब से वे सभी बहुत डिफरेंट हैं। और तभी तोयामा उससे कहने लगता है, तुम्हारे बारे में क्या यूजुकी, और शायद तुम एक टीचर के रूप में अच्छा पैसा कमाते हो, है ना। ये सुनकर हयाटो कहने लगता है, हाँ लेकिन मैं ये सब एक ही जगह पर खर्च नहीं कर सकता। और वो उन सभी को बताता है कि जब मैं कॉलेज में था तभी मेरे पेरेंट्स की अचानक डेथ हो गई, इसीलिए मैं अपने छोटे भाइयों की देखभाल कर रहा हूँ। तो ये सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। पिंक ड्रेस वाली लड़की हयाटो से कहने लगती है, ये कठिन होगा। तो हयाटो उससे कहने लगता है, नहीं ये बहुत कठिन है, और वे तीन लड़के हैं इसीलिए तुम पहले से ही अनुमान लगा सकती हो कि वे बहुत खाते हैं, और यहाँ तक एक टीचर की सैलरी से भी पैसा यूं ही उड़ जाता है। और ग्रोइंग चिल्ड्रन को बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, इसीलिए मैं हमेशा सुपरमार्केट डिस्काउंट्स की जांच करता रहता हूँ, और प्रतिदिन खाना में क्या बना इसके बारे में सोचना लेसन प्लान बनाने से कहीं ज्यादा कठिन है। और तीसरा सबसे बड़ा लड़का थोड़ा जंगली बच्चा और हमेशा खुद को गंदा करता रहता है, और कभी कभी वॉशिंग मशीन एक ही बार में सब कुछ खत्म नहीं कर पाती है, इसीलिए मैं अपने अगले
लिए बोनस के साथ एक बड़ा ड्रायर खरीदने के बारे में सोच रहा था और दूसरे और तीसरे ओल्डेस्ट एक ही ग्रेड में है। इसीलिए मैं सचमुच डर गया था कि उनकी हाई स्कूल एग्जाम्स एक साथ आ जाएंगी और इसीलिए मैंने उन्हें कमांड मिडिल और हाई स्कूल में भेजा। और प्राइवेट स्कूल की ट्यूशन सस्ती नहीं है, लेकिन मैं अपनी पेरेंट्स की विरासत से इसे अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं उनकी हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ। इसीलिए मेरे लिए ये ट्रैक करना सुविधाजनक है कि वे कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर कुछ होता है और उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं तुरंत आ सकता हूँ। और सबसे छोटा बाला फर्स्ट ग्रेड में है, लेकिन वो अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धिमान है और ये सब कुछ वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है। और उसके सारे दोस्त अपने अपने बहाने बना के वहाँ से चले जाते हैं और उसके साथ में बस मियाँ बचता है। और फिर हम देखते हैं हैटो वॉशरूम से आ रहा होता है और तभी उसे उन्हीं लड़कियों की आवाज सुनाई देती है और वो उसी के बारे में बातें कर रही होती है और कह रही होती है वो स्कूल में सबसे हॉटेस्ट गाइस में से एक हुआ करता था, लेकिन अब वो एक ओल्ड मैन में बदल गया है। तो ये सुनकर दूसरी लड़की कहने लगती ओल्ड मैन का क्या मतलब है, वो लड़का बिल्कुल आंटी जैसा है ना। और ये कह के वो तीनों उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हंसने लगती हैं। और ये सब कुछ सुनकर हयाटो चौंक जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है और फिर वो वहाँ से आगे आ जाता है। और तभी मियाँ उससे कहने लगता है हमारी क्लासिक आफ्टर पार्टी में जा रही है और क्या तुम जा रहे हो। और हयाटो उससे कहने लगता है मैं घर जा रहा हूँ और तुम आफ्टर पार्टी में मजा करना। और फिर हम देखते हैं हयाटो कहते हुए जा रहा होता है मैंने सोचा कि मैं मौज मस्ती कर सकता हूँ और अपने पुराने हाई स्कूल दिनों में लौट सकता हूँ, लेकिन इसके बजाय मैं खुद को बहुत ओल्ड महसूस करता हूँ। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ जा रहा होता है और तभी एक पुलिस की गाड़ी उसके पास आके कहने लगती है वहाँ पर यंग मैन इसे पकड़ो। ये सुनकर हयाटो रुक जाता है और उस पुलिस की कार में मिस साकी बैठी होती है जो कि बाका रूता की मॉम है और एक पुलिस ऑफिसर भी है। और वो हयाटो से कहने लगती है अगर तुमने सड़क पर घूमना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूंगी। पर हयाटो उनसे कहने लगता है प्लीज मुझे इस तरह मत डराओ। हयाटो को उदास देखकर मिस साकी उससे कहने लगती है क्यों ना हम ड्रिंक के लिए चलें। और फिर हम देखते हैं मिस साकी हयाटो से कह रही होती है तुम क्लास रियूनियन में बच्चों का पालन पोषण करते हुए बड़े हुई और उन्होंने तुम्हें आंटी कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर हयाटो हाँ कहता है और वो उन्हें बताता है हर कोई अपनी नौकरी या विदेश जाने की ट्रिप या और कुछ के बारे में चिंतित था। और फिर मेरा एक वर्ड और सब कुछ शांत हो गया और मैं उनके लिए एक मैन भी नहीं और मैं केवल 23 साल का हूँ। ये कह के हयाटो रोने लगता है। तो मैं साकी उससे कहने लगती हाँ ये कहा जाना कि तुम आंटी हो थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ और मैं पहले भी इसी तरह गड़बड़ कर चुकी हूँ जब मैं अपने जूनियर्स के साथ छोटी छोटी बातें करने की कोशिश करती हूँ। तो हयाटो उनसे कहने लगता है मुझे क्या करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मियाँ से केवल अपने भाइयों के बारे में ही बात करता हूँ। ये सुनकर मैं साकी उससे कहने लगती है क्या ये मियाँ तुम्हारा दोस्त है। तो हयाटो हाँ कहता है और मैं साकी उससे कहने लगती है चिंता मत करो वे लोग तुम्हारी बातें सुनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी परवाह है। हालांकि मुझे ये समझ में आया कि वे लोग तुम्हें आंटी क्यों कहते थे और वो उसे बताते हैं क्योंकि एक मॉम बनने के मामले में तुम उन सभी मॉम से बेहतर हो जिन्हें मैं जानती हूँ और तुम्हारी एज में बच्चों का पालन पोषण शायद तुम्हारे दिमाग में भी नहीं है ना, लेकिन अचानक तुम एक टीचर रहते हुए अकेले ही 3 लड़कों का पालन पोषण कर रहे हो और तुम भी हर दिन खाना पकाने में बहुत मेहनत करते हो। और ऊता कभी कभी मुझसे वही चीजें बनाने को कहती है जो मिनाटो अपने लंच के लिए अपने बेंटू में लाता है और ये मेरा रूटीन डिस्टर्ब कर रहा है और मुझे लगता है कि तुम्हारी मदर हर समय ऐसा करती थी है ना, और क्या तुम्हें वो उनसे मिला। तो हयाटो ने बताता है जब मैं बच्चा था मेरी मदर बेसिकली कभी घर पर नहीं होती थी और मेरे फादर रिलेटिवली अननोन नॉवलिस्ट थे, इसीलिए हमारी फैमिली उस पर निर्भर थी जो मेरी मदर पार्ट टाइम काम करके कमाती थी और मेरे डैड हर समय घर से काम करते थे, इसीलिए मैं कभी अकेला नहीं रहता था और मैं हर दिन वो खाना खाता था जो मेरी मदर काम से पहले जल्दी से बनाती थी। और मेरे जूनियर हाई में एंटर करने से ठीक पहले मेरे फादर की किताबें बेहतर बिकने लगी, इसीलिए हम अपने वर्तमान घर में चले गए और फिर मेकोटो और मिनाटो का जन्म हुआ और डाइनिंग टेबल पर प्रतिदिन ज्यादा अच्छा खाना आने लगा और ये ऐसी चीज थी जिसे मेरे जैसे बच्चे ने अमेजिंग समझा। और मैंने एक दिन मेकोटो और मिनाटो से कहा क्या ये बहुत अच्छा नहीं है कि तुम लोगों को हर दिन इतना अच्छा खाना मिलता है। और फिर टेबल साफ होने के बाद मेरी मदर ने मुझसे कहा जब तुम छोटे थे तब मैं भी तुम्हें ये देना चाहती थी तो मुझे माफ करना। और हयाटो बताता है कि मेरा इरादा अपनी मदर को दोष देने का नहीं था और ये कुछ ऐसा था जो मैंने अनजाने में कहा था और इससे उन्हें कष्ट पहुंचा। और वही मदर के रिएक्शन से मुझे समझ आ गया कि वो काफी समय से ऐसा महसूस कर रही थी और इसीलिए जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो मैंने निर्णय लिया कि मैं वो करने की पूरी कोशिश करने जा रहा था जो मेरी मदर हमारे लिए करना चाहती थी। और ये सब सुनकर मैं साकी रोने लगती हूँ और कहने लगती है कितना अच्छा बेटा है। और वो हयाटो से कहने लगती है मैं सचमुच उम्मीद करती हूँ कि बड़ा होकर बाका भी तुम्हारी तरह विचारशील होगा। पर हयाटो उनसे कहने लगता है मैं वास्तव में उतना महान नहीं हूँ और जब मैं अपने भाइयों की देखभाल कर रहा होता हूँ तो सब कुछ उन्हीं पर केंद्रित होता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। और दरअसल आज जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया है वो है, और वो बताता है कि मेरे सभी पुराने क्लासमेट्स बड़े हो रहे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ये वो चीज है जिससे मैं अपने बारे में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। पर मैंने अपने भाइयों की देखभाल करने की चॉइस चुनी थी, लेकिन फिर मुझ में ऐसी दुनिया के बारे में सोचने का साहस है जहाँ मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तो मैं साकी
उससे कहने लगती है यहाँ तक कि मेरी जैसी मदर भी हर दिन उस तरह की बातें सोचती है और वो उसे बता दी कि मैं उन्हें पालने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ और मैंने उन्हें जन्म देने के लिए तमाम कोशिशें की और मैं अब भी कभी कभी ऐसा ही सोचती हूँ। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम ऐसा सोचोगे, आखिरकार तुम भी उनके भाई हो, तो इसके बारे में चिंता मत करो, ये नॉर्मल है। और फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और हयाटो उनसे कहने लगता है आप जैसे किसी अनुभवी व्यक्ति से एडवाइस लेना वाकई अच्छा था और वो इसके लिए उन्हें थैंक्स कहता है। तो मिसाकी उससे कहने लगती है ये बहुत ही मजेदार था, तो चलो कभी कभी एक और मॉम पार्टी रखें। और ये कह के वो अपने घर के अंदर चली जाती हैं और हयाटो जैसे ही गेट खोल के अपने घर के अंदर जाता है उसके तीनों भाई उस पर बर्थडे क्रैकर चलाते और उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और ये देखकर हयाटो चौंक जाता है और वो कहने लगता है आज मेरा बर्थडे है। तो मिकोटो उससे कहने लगता है तुम सचमुच इसे भूल गए और वो उसकी आंखें बंद करके उसे दूसरे कमरे में ले आता है। तो वहाँ पर एक केक रखा होता है और मिकोटो उससे कहने लगता है हमने इसे बनाया और वो तीनों से उसका 24वां बर्थडे विश करते हैं और कहने लगते हैं हमेशा हमारा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। ये देखकर हयाटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कैंडल पिघल रही होती है तो हयाटो से फूंक मार के बुझा देता है और फिर गाकुटो से एक प्रेजेंट देता है और इसे खोलने के लिए कहता है। तो हयाटो से खोल के देखता है तो उसमें एक एप्रन होता है और मिनाटो से कहने लगता है हमने एक ऐसी चीज सिल दी जो तुम पर परफेक्ट बैठती है और वे तीनों से 3 मसाज कूपन्स भी देते हैं। और हयाटो उनसे कहने लगता है तुम लोगों ने ये सब किया कब? तो मिकोटो से बताता है मैं कुछ समय पहले प्रेजेंट मिले और तुम्हारी बाहर जाने के बाद हम सजावट और केक बनाने के लिए दौड़ पड़े। और गाकुटो से कहने लगता है शुक्र है कि दिन खत्म होने से पहले तुम वापस आ गए। और मिनाटो से कहने लगता है हम अपनी सांसें रोके तुम्हारे घर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर हयाटो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन तीनों को गले लगा लेता है और वो कहने लगता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा मुझे इतना प्रभावित करने के लिए। और वो उन तीनों को थैंक्स कहता है और ये कह के उसे मिसाकी कई बातें याद आती हैं कि वैसे भी तुमने हयाटो ध्यान नहीं दिया होगा कि उन कुछ अनप्लेजेंट भावना का एक्सपीरियंस करने के साथ साथ तुम्हारे पास ऐसे कई लवली मूवमेंट्स हैं, है ना? और ये याद करके वो कहने लगता है आप सही कह रही थी मिसाकी, वे वास्तव में मौजूद हैं। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं हयाटो ने उन कूपन्स को फ्रेम कर लिया होता है और वो उन्हें देख रहा होता है, लेकिन तभी मिनाटो वहां पर आके उससे कहने लगता है उनका यूज करना याद रखो, वे एक्सपायर हो जाते हैं, तुम जानते हो। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक ले बाय बाय।